नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है? तो आज हम कॉटन की बात करेंगे। जो कॉटन क्रॉप्स है वो भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी एक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि जो वस्त्र वाली जो इंडस्ट्री है, यानी जो अपने वस्त्र उद्योग है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आज हम कॉटन की बात करेंगे। कॉटन में क्या है, लगभग एक एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और कॉटन की बात आती है तो बीटी कॉटन की जरूर आती है, और बीटी कॉटन में से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जो कॉटन की है बात वो करेंगे। जो कॉटन है उसका जो बोटनिकल नेम है, कॉटन का बोटनिकल नेम क्या है? गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि इसकी क्या है, बहुत सारी स्पीसीज हैं। इसकी जो प्रजातियां हैं वो काफी प्रजातियां हैं। और प्रजातियों की बात करें तो इसकी जो विश्व में कुल प्रजातियां हैं, विश्व में जो इसकी कुल प्रजातियां हैं वो है 20 प्रजातियां। कितनी है? 20 प्रजातियां। 20 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां ऐसी है जो कल्टीवेटेड है, जो कल्टीवेटेड है, यानी जिनका क्या है, कल्टीवेशन हो रहा है, जो कि बिजाई में प्रयोग की जा रही है। 4 प्रजातियां हैं, इनका वर्गीकरण है ये आगे करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या खास बात है। कॉटन में क्या क्या खास बात है ये देख लेते हैं। तो जो कॉटन का बोटनिकल नेम है ये तो आपको पता चल ही गया। इसका जो कुल है वो है मालवेसी कुल। कौन सा कुल है? मालवेसी कुल। अच्छा, इसका उत्पत्ति स्थान, जो उत्पत्ति स्थान है इसका वो है भारत। किसका? ओल्ड वर्ल्ड। कौन सा? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का। किसका? जो पुराने संसार की कॉटन है उसका, यानी देसी कॉटन। देसी कॉटन। तो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भारत है। सबसे पहले क्या है, भारत ने ही जो कपास की खेती है ये शुरू की। अच्छा, इसके जो इसमें जो रूट्स पाई जाती है ना, इसमें क्या है, जो रूट्स पाई जाती है, रूट्स मतलब जड़। इसमें जो जड़ पाई जाती है वो होती है टैप टैप रूट, यानी मूसला जड़। कौन सी जड़ है? मूसला जड़। इस प्रकार की जड़ होंगी मूसला जड़, जो कि क्या है, जमीन की गहराई में जाकर पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो इसमें कौन सी रूट पाई जाती है? टैप रूट सिस्टम। और इसके अलावा जो ये इसका जो फल होता है ना, फल, वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है कैप्सूल। क्या कहलाता है? कैप्सूल। इसका जो फल है वो कैप्सूल कहलाता है। आपने देखा होगा कपास की जो फसल है उसके एक जो सबसे पहले फूल आता है उसकी, जिसे गुड्डी गुड्डी बोलते हैं। हमारी बागड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? गुड्डी। कपास की फसल में गुड्डी, यानी जो इसका शुरुआती अवस्था में जो इसका क्या है, फ्लावर होता है, फ्लावर बड। इंग्लिश में कहते हैं इसे फ्लावर बड। फ्लावर बड। फ्लावर बड होती है शुरुआत में। वो क्या है, पिरामिड के शेप की होती है। ऐसे ही देखिए ना आपने, जो पिरामिड के शेप की होती है ये बड। तो ये जो बड है ना, ये क्या है, लगभग 18 से 24 दिन के बाद में क्या है, खिल जाती है, और एक जो फूल है प्रॉपर वो फूल बना लेती है। तो ये जो बड है इसे क्या है, इसे क्या कहते हैं? इस बड को कहते हैं स्क्वेयर। क्या बोलते हैं? स्क्वेयर। और बड आने की जो क्रिया है, यानी जो फूल आने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? स्क्वेयरिंग। क्या कहलाती है? स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग। अच्छा, इसका फल कौन सा है? कैप्सूल। अब आगे देख लेते हैं। जो कपास है इसमें जो रूट्स है वो मूसला मूल पाई जाती है। बीज में तेल की बात कर लेते हैं। इसके बीजों में क्या है, तेल पाया जाता है। तेल का परसेंटेज है वो कितना है? वो है 14 से 25.6%। जो देसी कॉटन्स होती है उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, और जो क्या है अमेरिकन कॉटन है उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो कम होता है। क्या? कम होता है।
जो अमेरिकन कॉटन है, जो अमेरिकन कॉटन है उसमें लगभग कितना 25% के करीब क्या पाया जाता है, जो देसी कॉटन है उसमें 25% तक के ऑयल कंटेंट पाया जाता है। जो अमेरिकन कॉटन होती है उसमें 15% या 14, यूं कहें 14 से 15% ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इसके जो फाइबर है, इसका जो आपने कभी सीड देखा है क्या? कपास, कपास का जो बागड़ी भाषा में कहते हैं गलखा, कपास का जो हमने जब फ्लावर से वो बॉल में कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होने के बाद में जो उसका सीड कॉटन है, जो लिंट है, जो आपने रेशा देखा ही है, जो खिला हुआ क्या है बॉल है, उसको आपने देखा है, तो उसमें क्या होता है, बीज है ना, जो सीड है, सीड के बाहर की तरफ आउटग्रोथ होती है। क्या होती है? आउटग्रोथ, यानी अतिवर्धियां होती है। क्या होती है? अतिवर्धी। और ये होती क्या है? इसे ही रेशा बोलते हैं। रेशा, फाइबर और स्टेपल, तीन नाम है इसके। इसके क्या है? तीन नाम है इसके, रेशा, फाइबर और स्टेपल। अब इसमें भी दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो वो रेशे जो क्या है, हाइट, एक तो रेशा वो जिसे कहते हैं लिंट, एक रेशा वो जिसे कहते हैं फज। फज। अब लिंट और फज क्या है? कॉटन आपने देखा होगा, कॉटन के जब हम चुनाई करते हैं, कॉटन की पिकिंग करते हैं, तो जो सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो आउटग्रोथ होती है, अच्छा ये आउटग्रोथ होती क्या है? ये क्या होती है? एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल। क्या होती है? एपिडर्मल सेल होती है, जो क्या इलोंगेट होती है, यानी जिसकी क्या है, वो लंबाई में उसकी वृद्धि हो गई। ये क्या है? एक कोशिकीय सेल है। अच्छा, ये क्या है? एपिडर्मल सेल। और ये दो साइज में पाई जाती है, एक तो लंबाई में ज्यादा होती है, एक क्या है, एक छोटी होती है। जो लंबाई में ज्यादा होती है उसे कहते हैं लिंट। क्या कहते हैं? लिंट। वह रेशा, वह रेशा जो लंबाई में क्या, लंबाई में ज्यादा हो, ज्यादा हो, उसे कहते हैं लिंट। और उस रेशे को अलग करने की क्रिया डीलिंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीलिंटिंग, या ओटाई कह सकते हैं, गिनिंग है। गिनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? लिंट को अलग करते हैं, न कि फज को। अब फज क्या होता है? आपने कभी देखा है क्या? बिनोड़ा, बिनोड़ा जो होता है वो क्या होता है? कॉटन का सीड होता है। क्या होता है? कॉटन का सीड। उस कॉटन के सीड में क्या होता है? बिनोड़ा जो हम पशुओं को क्या है, आहार के रूप में देते हैं भिगोकर, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक रेशे होते हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल बारीक रेशे होते हैं, जो क्या है, जब हम कॉटन के उठाते हैं सीड्स को, तो क्या एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं। वो चिपकते क्यों है? वो फज के कारण होती है, क्योंकि वो जो माइनर आउटग्रोथ होती है ना उसके बाहर की तरफ, उन्हें कहते हैं फज। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फज। और ये जो आउटग्रोथ है ये कहलाती है लिंट। क्या कहलाती है? लिंट। समझ में आ गया अब? फज किसे कहते हैं? जो कि लंबाई में, जो कॉटन शीट के बिल्कुल माइक्रो जो फाइबर होता है ना उसे कहते हैं फज। और जो क्या है, लंबाई में ज्यादा हो, उन्हें कहते हैं लिंट। तो क्या होता है इसका, लाभ होता है या हानि होती है क्या कुछ? जो लिंट है ना, लिंट, ये इकोनॉमिकल पार्ट है। इकोनॉमिकल पार्ट है, यानी इसे ही तो हम बेचेंगे, यानी यही तो काम आता है, रेशा ही तो काम आता है। तो जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो है लिंट। फज क्या है? फज एक, फज क्या है? फज क्या है? फज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कारण जैसे ये क्या है, ये एक सीड के साथ दूसरे सीड्स में चिपक कर रहता है। और क्या है, जब हम बिजाई करते हैं इसकी, जब कॉटन की हम बिजाई करते हैं, तो जो कॉटन का सीड होता है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है। और सीड ड्रिल में डालने के बाद में क्या होता है, वो आसानी से गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ उस जो फज का जो फाइबर है उसके साथ चिपक कर रहते हैं। तो उसका इलाज क्या है? आपने देखा होगा कि जो
बीटी कॉटन आता है, उसकी थैली में तो जो ऐसा लिखा होता है, बीटी कॉटन की जो थैली है उस पे लिखा होता है 475 ग्राम डी लिंटेड। यानी इसका मतलब ये होता है कि इसमें के ऊपर जो रेशा होता है वो बिल्कुल हटाया गया होता है। तो जो ये फज है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालेंगे कि जो जो या तो इसे H2SO4 है ना, उसमें उसके घोल में भिगोएंगे। H2SO4 का जो घोल है वो कितना लेंगे? 1:10 के भाग में H2SO4 है, उसके द्वारा इसे क्या है, जो फज है इसे हटाया जाता है। या क्या कर सकते हैं हम कि जो राख होती है, एस राख को क्या है, गिल्ला करके, इसके पुराने जमाने में जो देसी कॉटन की किसान बिजाई करते थे, मैंने आपको सीड वाली क्लास में भी बताया था कि जो जो राख है, उस राख को क्या है, सीड के ऊपर मलते थे। हमने क्या है, जो चिकनी मिट्टी होती है, एक समतल जगह है, वहां पर क्या है, कॉटन के जो सीड होते हैं उनको बिखेर के उनके ऊपर राख डाल के थोड़ा सा पानी डालकर, या क्या करते हैं, उनको पानी में भिगो देते हैं। दूसरे दिन क्या है, राख के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ते हैं। रगड़ते इसलिए है ताकि वो फज है वो हट जाए, या और क्या है, इसके अलावा फज हट जाए, इसके अलावा उनसे क्या है, स्कैरिफिकेशन यानी खुरचन का काम हो जाए। इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा वो क्या है कि जब राख है ऐसे सूखेगी तो सरफेस टेंशन क्रिएट करेगी, और जो टेंशन सॉरी टेंशन जो क्रिएट करेगी उससे क्या है कि जो सीड कोट है वो फट जाएगा हल्का सा, जिससे क्या है, उसके अंकुरण में आसानी होगी। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया कि लिंटर फज क्या है, फज की हानियां क्या है। तो आगे जो हम देखते हैं कि जो इसमें क्या है, जो कपास है ना, कपास के अंदर जो इसका प्रकाश, ये कपास की जो प्रकृति है, प्लांट्स की प्रकृति, ये है बहुधा परपरागित यानी ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है, कौन सी फसल है ये? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, यानी वो फसल जो स्वपरागित हो, उसमें 5 से 30% क्या हो, परपरागण की क्रिया हो, वो ओफन क्रॉस पोलिनेटेड होती है। तो ये जो कपास की फसल है, ये ओफन क्रॉस पोलिनेटेड है फसल है। और ये क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी। दिवस निष्प्रभावी का मतलब ये हो गया कि उनको क्या है, एक्चुअल जो डे लेंथ है उसकी स्पेसिफिक आवर्स यानी स्पेसिफिक जितने घंटे होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं हो, चाहे इसके लिए 8 घंटे हो, चाहे 14 घंटे हो, चाहे 13 घंटे हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डे की लेंथ है उससे ये प्रभावित नहीं होती। तो ये क्या है, दिवस निष्प्रभावी। और इसके अंदर क्या है, जो बीज है, आपको ये बता दिया कि बीजों के अंदर 14.5 से क्या है, 25-26% तक है क्या है, तेल पाया जाता है। इसके साथ ही बीजों में एक हानिकारक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है गोसीपोल। क्या नाम है? गोसीपोल। और गोसीपोल क्या है, एक हानिकारक सब्सटेंस है जो क्या है, एनिमल्स को, रूमिनेंट्स को क्या है, हानि पहुंचा सकता है अगर अधिक मात्रा में इस उसे कंज्यूम करें। तो उसकी डोज क्या होनी चाहिए? जो गोसीपोल है वो हानिकारक साबित होता है जब वह, उसकी डोज 1 से 2 mg, 1 से 2 mg बॉडी वेट, यानी 1 किलोग्राम बॉडी वेट के अनुपात में 1 से 2 mg से ज्यादा, 1 से 2 mg से ज्यादा अगर उसकी कंसंट्रेशन है, तो वो क्या है, गोसिपोल हानि पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा जो इसका क्या है, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन, यानी बोटनिकल डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। बोटनिकल डिस्क्रिप्शन यानी ये जो पौधा होता है, ये इसका, इसकी बोटनी की आकारी की कैसे होती है। ये जो पौधा होता है ये लगभग है 90 से 110 सेंटीमीटर तक हाइट ले सकता है। और क्या है, इसमें क्या है, 2 प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 प्रकार की
दो प्रकार की ब्रांचेज, दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाएंगी, शाखाएं, दो प्रकार की शाखाएं पाई जाएंगी। कौन सी? एक तो होता है मोनोपोडियल। कौन सा? मोनोपोडियल। एक होता है मोनोपोडियल, एक होता है सिम्पोडियल। कौन सी? एक होता है सिम्पोडियल। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल ब्रांचेज वो ब्रांचेज हैं जो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे वानस्पतिक शाखाएं कहते हैं। वानस्पतिक शाखाएं, वानस्पतिक शाखाएं। और ये क्या है? ये है प्रजनन वाली शाखाएं, प्रजनन वाली शाखाएं। वानस्पतिक शाखाएं और वानस्पतिक शाखाएं और प्रजनन वाली शाखाएं। तो जो वानस्पतिक शाखाएं हैं ये क्या करती हैं? अगर पौधा वृद्धि करे तो उसे जो शाखाएं जो वृद्धि का काम करती है वो वानस्पतिक शाखाएं कहलाती है। देखें, जैसे अगर जिन शाखाओं से जिन शाखाओं से पौधा क्या करे, पौधा वृद्धि करे, उन्हें वानस्पतिक वानस्पतिक शाखाएं कहते हैं। वानस्पतिक शाखाएं यानी वेजिटेटिव ब्रांचेस, वेजिटेटिव ब्रांचेस। मोनोपोडियल शाखाएं क्या होती है? मोनोपोडियल शाखाएं वे शाखाएं जो पौधे की वृद्धि को निर्धारित करती है, वे शाखाएं मोनोपोडियल कहलाती है। अच्छा, सिम्पोडियल क्या होती है? सिम्पोडियल वे शाखाएं वे शाखाएं जो फल फूल पैदा करती है, फल फूल पैदा करती है, उन्हें सिम्पोडियल कहते हैं। यानी मोनोपोडियल क्या हो गया? मोनोपोडियल शाखाएं वे शाखाएं जो क्या है, जो वानस्पतिक वृद्धि करे, कपास के पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करे। कपास का पौधा देखा है ना आपने? कपास का पौधा है, वानस्पतिक वृद्धि करे। जैसे ये मेन स्टेम है, ये वानस्पतिक वृद्धि करता है। जो पार्शियल पार्श्विक शाखाएं हैं वानस्पतिक वृद्धि करता है। या तो ये हो सकती है, या जो इनसे क्या है सब ब्रांचेज निकले। अच्छा, जो बोल्स है, टिंडे हैं, वो कहाँ लगेंगे? गुड्डी और टिंडे यहाँ लगेंगे। तो ये क्या है? सिम्पोडियल। क्या है? सिम्पोडियल। जिन ब्रांचेज के ऊपर फल फूल लगेंगे वो सिम्पोडियल, और जिन ब्रांचेज के ऊपर क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोपोडियल शाखाएं। दो प्रकार की शाखाएं होती है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखो, वानस्पतिक दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, वेजिटेटिव या मोनोपोडियल शाखाएं। यह वे शाखाएं हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रेरित करती है। मुख्य तना लगातार बढ़ता है, इसे रेसिमोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिमोस, यानी लगातार बढ़ना। प्रजनन शाखाएं या सिम्पोडियल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज वे शाखाएं जो पौधे के प्रजनन भागों यथा फल फूल आदि भागों को निर्मित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो सिम्पोडियल शाखाएं हैं वे। अब एक चीज देख लेते हैं इसके अलावा, कि जो इसकी जो 20 प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। विश्व में लगभग 20 इसकी प्रजातियां हैं, 4 कल्टीवेटेड हैं। तो जो 4 कल्टीवेटेड वेराइटीज है, प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां इस प्रकार है। एक तो है देसी कॉटन। देसी कॉटन को क्या कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम भारत में हुआ था तो एशिया में है भारत, इसलिए एशियाटिक कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहते हैं।
सबसे पहले भारत ने प्रारंभ की, इसलिए ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन या देसी कॉटन कहते हैं। इसमें दो प्रजातियां पाई जाती है, कौन कौन सी? इसमें दो प्रजातियां, एक तो गोसिपियम आर्बोरियम और दूसरी है गोसिपियम हर्बेसियम। कौन कौन सी? देसी कॉटन के अंदर एक तो गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम, दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जो गोसिपियम आर्बोरियम है, इसका जो रेशा होता है वो 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर तक होता है। क्या होता है? इतना। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16% है। और जो जो गोसिपियम हर्बेसियम है, ये विदेशी है। इसका जो स्टेपल लेंथ है, यानी रेशे का जो इसकी लंबाई है, वो क्या है? 1.25 से 2.3 सेंटीमीटर तक। जो इसका क्षेत्रफल है वो 8% है। क्षेत्रफल कितना है? 8%। अमेरिकन कॉटन की बात कर लेते हैं। अमेरिकन कॉटन के अंदर है, अमेरिकन कॉटन के अंदर क्या है? दो प्रजातियां हैं। अमेरिकन कॉटन के अंदर क्या है? दो प्रजातियां। कौन कौन सी? हिरसुटम। सबसे ज्यादा जो कपास की बुआई की जाती है, सबसे ज्यादा जो कपास की बुआई होती है वो हिरसुटम, हिरसुटम की होती है। किसकी? हिरसुटम की। बोर्बेडेंस तो नए, मतलब थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी जगह गोसिपियम बोर्बेडेंस किया जाता है। इसकी जो रेशे की लंबाई है वो बहुत अच्छी है, परंतु क्या है, इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम है। तो जो अमेरिकन कॉटन है उसमें दो प्रकार की प्रजातियां, गोसिपियम हिरसुटम, इसे अमेरिकन कॉटन कहते हैं। और इसकी जो रेशे की लंबाई होती है वो 1.80 से 3.10 सेंटीमीटर तक होती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 36%। कितना है? 36%। ये क्या लिखा है? 90% तक उत्पादन होता है, यानी टोटल वर्ल्ड का जो क्या है उत्पादन है वो 90% इसी का हिरसुटम का है। नेक्स्ट, गोसिपियम बोर्बेडेंस, जो अमेरिकन कॉटन की एक दूसरी प्रजाति है, वो है गोसिपियम बोर्बेडेंस। इसे, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो पेरू है। कहाँ है? पेरू। उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पेरू। इसलिए इसे सी आइसलैंड कॉटन कहते हैं। इसकी जो स्टेपल लेंथ होती है वो कितनी है? 3.6 से 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बहुत ही कम, न के बराबर क्षेत्रफल है इसका, न के बराबर इसका क्षेत्रफल है। बात कर लेते हैं बिट्टी कॉटन की। बिट्टी कॉटन में क्या है? सबसे पहले वाशिंगटन, सबसे पहले बिट्टी का मतलब क्या है? बेसिलस, बेसिलस थुरिनजेंसिस, जेंसिस, बेसिलस थुरिनजेंसिस, ये क्या है? बेसिलस थुरिनजेंसिस, बेसिलस थुरिनजेंसिस, बेसिलस थुरिनजेंसिस एक क्या है? मर्दा जनित जीवाणु है। मर्दा जीवाणु है। मर्दा जीवाणु है जो क्या करता है? जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जो क्या करता है? जो ये इसने प्रोटीन बनाई है, वो प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होती है। वो प्रोटीन क्या है? कीटों के जो पाचन तंत्र है, कीटों का जो पाचन तंत्र है उसको क्या है? डैमेज करती है, उसको डैमेज करती है। कीटों के पाचन तंत्र को क्या करती है? डैमेज करती है। इसलिए सबसे पहले वाशिंगटन, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने 1983 में क्या किया? बिट्टी को अलग किया। बिट्टी जीन को अलग किया, यानी जो बेसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु है उसको क्या है? जीन को सेपरेट किया। सेपरेट किया किसने? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। कब? 1983 में। अब जो जीन है वो सेपरेट हो गया, उसका आविष्कार हो गया, वो अलग हो गया। तो क्या है?
एक कंपनी थी मोनसेंटो। कौन सी? मोनसेंटो कंपनी। मोनसेंटो कंपनी ने सोचा क्यों न कि कपास का इतना उत्पादन होता है तो क्यों न हम कोई एक ऐसी प्रजाति बनाए जिसमें क्या है, ये बिट्टी जीन है ये ट्रांसफर हो और जो फसल बने वो ट्रांसजेनिक क्रॉप हो। मोनसेंटो कंपनी ने क्या किया, 1987 में रिसर्च शुरू की। और रिसर्च शुरू करने के बाद इन्होंने क्या किया, बिट्टी प्रजाति निकाली। किसकी? बिट्टी कॉटन की प्रजाति निकाली। बिट्टी कॉटन की प्रजाति निकाली। जब बिट्टी कॉटन की प्रजाति निकाली 1995 में सबसे पहले इन्होंने वो वैरायटी रिलीज की। 1995 में 1995 में बिट्टी कॉटन की वैरायटी है वो रिलीज की। और 1996 में, सन 1996 में क्या हुआ कि जो उसका बिट्टी कॉटन का क्या है, व्यापारिक उत्पादन शुरू किया गया। 1996 को बिट्टी कॉटन का व्यापारिक उत्पादन शुरू किया गया। इसके बाद में सन 1998 में, क्या किया, सन 1900 सन 1998 में मोनसेंटो एमएमबी एमएमबी स्थापित हुआ। एमएमबी क्या है? एमएमबी स्थापित हुआ। एमएमबी का मतलब ये हो गया, माइको मोनसेंटो माइको बायोटेक। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोनसेंटो कंपनी है उसका जो समझौता है भारत के किस कंपनी से हुआ है, तो वो है माइको। माइको का पूरा नाम क्या है? माइको का महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। क्या है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। माइक अब मोनसेंटो ने माइको के साथ हाथ मिलाया कब? 1998 में, और एमएमबी की स्थापना हुई। इसका जो मेन उद्देश्य था ये था कि भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, किसका? भारत में सबसे ज्यादा क्या क्षेत्रफल है इसका, कपास का, तो क्यों न कपास की जो बिट्टी वेराइटीज है वो भारत में रिलीज की जाए, जिससे क्या है, भारत के किसान इस वेराइटी का फायदा उठा सके। तो जो 1998 में ये समझौता हुआ इसके तहत क्या है, 2002 में सबसे पहले, मार्च 2002 में बिट्टी कॉटन भारत में रिलीज हुई। 2002 में 2002 में बिट्टी कॉटन भारत में रिलीज हुई। 2004 में इन्होंने क्या किया, 2004 में 2002 तक बिट्टी की जो माइको मोनसेंटो कंपनी ने इनके साथ, माइको के साथ मिलकर और 2002 में बिट्टी कॉटन को रिलीज किया। इसके बाद में 2004 में क्या होता है, 2004 में माइको क्या करती है कि बोलगार्ड फर्स्ट निकालती है। बोलगार्ड फर्स्ट नाम से प्रजाति है प्रजाति है वो निकालती है। अब ये 1998 में क्या हुआ, एमएमबी की स्थापना हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मोनसेंटो और माइको जो कंपनी है इन्होंने मिलकर 2002 में बिट्टी कॉटन को रिलीज किया। इसके बाद में 2005 में क्या होता है कि जो बिट्टी कॉटन है 2005 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू होता है। 2005 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू होता है। 2005 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू होता है और धीरे धीरे क्या है, 2005 में 15% क्षेत्रफल था, जो बढ़कर 2020 तक कितना हो गया, 2020 तक 95% भाग पर है,
ये जो बीटी कॉटन कपास है, ये क्षेत्रफल स्थापित हो गया। तो अब सबसे ज्यादा जो बीटी कॉटन है वो लगभग 95% भाग है, भारत के 95% भाग पर लगभग पाई जाती है। तो जो बिट्टी कॉटन है ये भारत के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसके साथ ही बिट्टी कॉटन से रिलेटेड अलग अलग फैक्ट्स है, हम उसकी बारी बारी से आगे जो ये कपास की जो फसल है इसके साथ हम बिट्टी कॉटन के जो लॉजिक्स हैं, जो नए नए आयाम्स हैं, बिट्टी कॉटन ने क्या नए नए आयाम स्थापित किए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो इसका जो कपास में हमने प्रजातियों की बात कर ली, हमने इसके पौधे की बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कपास की अगर हमें बुआई करनी हो तो उसके लिए क्या है, मृदा कौन सी चाहिए। सबसे बेस्ट जो मृदा है कपास के लिए वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सी है, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अलावा बलुई दोमट से चिकनी दोमट और जलोढ़ मृदा जिसका पीएच क्या हो 5.5 से 8.5 हो, 5.5 से 8.5 हो, तो वो मृदा इसके लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा बीज दर है, बीज दर की बात कर लेते हैं कि बीज दर कितनी चाहिएगी। बीज दर में देसी जो कपास है उसकी बीज दर हमें चाहिएगी 15 किलो से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसकी जो प्लांट और रो की डिस्टेंस है, रो की डिस्टेंस हम रखेंगे 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखेंगे। अमेरिकन कॉटन में जो बीज दर है वो 18 से 20 किलोग्राम, और जो इसकी डिस्टेंस है वो 60 बाई 45 रखेंगे। जो हाइब्रिड कॉटन है, हाइब्रिड कॉटन है की जो सीड रेट है वो 2 से 3 किलोग्राम, और इसकी जो स्पेसिंग है वो 100 इंटू 60 सेंटीमीटर रखेंगे। बीटी कॉटन ने आप जनरली सी बात करें, बीटी कॉटन अगर आप एक किसान फैमिली से तो आपको पता है बीटी कॉटन 1 से 1.5 थैली पर बीघा के हिसाब से डालते हैं। अच्छा, 1 से 1.5 थैली पर बीघा के हिसाब से डालते हैं। वैसे हेक्टर की बात करें तो क्या है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीटी कॉटन का जो सीड है वो चाहिए। ये याद रखना है आपको, 100 इंटू 100 यानी लगभग 10,000 पौधे 1 हेक्टर के अंदर स्थापित होते हैं। बिट्टी कॉटन के कितने प्लांट्स आते हैं 1 हेक्टर में, 10,000 पौधे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा किस में है, हम उनकी चर्चा है आगे का जो सेशन है उसमें करेंगे। धन्यवाद।